आदाब, नमस्कार। पब्लिक इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। अब ये तो तकरीबन तय हो गया है कि 19 तारीख को बाकायदा तौर पर स्विट्जरलैंड में जो एमओयू है उस पर साइन होंगे और यानी कि जो पीस डील है उसको ऑफिशियली फिजिकली बैठकर साइन किया जाएगा। डिजिटली इसको साइन किया जा चुका है, लेकिन इस सब के बीच इजराइल क्या करता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल ने कल भी लेबनान के ऊपर हमले किए हैं। जो बेन गिवर है वो लगातार ये कहते हुए नजर आ रहा है, आप देख ही रहे होंगे कि हमें इस पीस डील में शामिल नहीं होना चाहिए, हम इससे बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है और लगातार हमारे जो ईरान के साथ जो एक कॉन्फ्लिक्ट है वो जारी रहनी चाहिए। और लेबनान के साथ भी ईरान ने ये पूरी तरीके से कह दिया है कि जब तक लेबनान में पूरी तरह से सीज फायर नहीं होगा तब तक ये डील जो है वो तकरीबन डाइसी ही रहेगी। यानी कि अगर साइन हो भी जाते हैं या आगे भी कोई बात हो जाती है तो कभी भी दोबारा वॉर शुरू हो सकती है। अमेरिका तो आपको पता है कि इसमें किस तरह से धोखा देने के लिए माना जाता है और इसमें लगातार आप ये देखिए कि जो इजराइल है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। G7 समिट चल रही है, उस G7 समिट में डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को लताड़ा है। इजराइल के लिए उन्होंने कहा है कि जब ये पीस डील के बारे में बात हो रही थी तब बेरूत पर उसने हमला किया इजराइल ने, और इजराइल जो है मैं इससे बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। ये तक ट्रंप ने कहा था इससे पहले कि मेरे बगैर इजराइल का वजूद नहीं है और वो कभी भी इजराइल के साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से वो फ्यूरियस नजर आए। अब उन्होंने ये कहा है कि सीरिया, मैं चाहता हूं कि सीरिया जो है वो हिजबुल्ला को निपटाए। यानी कि अब उन्होंने नया फ्रंट खोलने की बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और वो कह रहे हैं कि सीरिया जो है वो लेबनान में हमले करे और वो हिजबुल्ला को निपटाए। ये जॉब वो ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इजराइल ये जॉब अच्छे से नहीं कर रहा है। एक टारगेट को हिट करने के लिए वो काफी लोगों की जान लेता है जो कि जरूरी नहीं है और तमाम लोग हिजबुल्ला से जुड़े हुए नहीं होते हैं, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो इसमें दो बातें हैं, एक तो नया महाज खोलने की वो बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये देखिए कि वो ये बता रहे हैं कि इस मामले में भी इजराइल पूरी तरीके से इनकेपेबल है, वो ये भी नहीं कर पा रहा है। अब एक और रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि हर मिनट जो अमेरिका ने इलीगल वॉर ईरान के ऊपर छेड़ी उसमें हर मिनट तकरीबन 6 करोड़ रुपए लुटाए हैं ईरान के ऊपर, ईरान इस जंग के ऊपर अमेरिका ने, और अब तक उसको 10 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का उसको नुकसान हो चुका है। और ये वो आंकड़े हैं जो अभी फौरी तौर पर नजर आ रहे हैं, ये आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा बढ़ सकता है। एक और इम्पोर्टेंट बात पर मैं अपने मेहमान के पास जाऊंगी कि अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट है, इस खुफिया रिपोर्ट में ये सीधे तौर पर ये कहा गया है कि इस जंग से अमेरिका पहले से कमजोर और ईरान पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हुआ है। वो उसके पास तुर्क का इक्का है हॉर्मुज, वो कभी भी बंद कर सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि उसकी जो प्रॉक्सीज है या उसके साथ जो अलायंस में है यानी कि यमन यानी कि हुतीज, वो बाबल मंदिर भी बंद कर सकते हैं और पूरी दुनिया की इकोनॉमी चरमरा सकती है। ये अब पूरी दुनिया ने देख लिया है। G7 समिट चल रही है, इसमें जो भारतीय नाविकों की जान गई उसको लेकर अब तक प्रधानमंत्री ने बहुत सरसरी तौर पर बस जिक्र किया है। डायरेक्टली अमेरिका का नाम लेकर या डोनाल्ड ट्रंप से कोई बात की हो ऐसा नहीं है, और इसको लेकर बहुत क्रिटिसिज्म लगातार किया जा रहा है। ये भी दिखाया जा रहा है कि कैसे वो इंतजार कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप उनकी तरफ देखें तो उनसे हाथ मिलाएं, और पूरी फॉरेन पॉलिसी तो हमने देखा है हा हा हु ही की ही है हमारे प्रधानमंत्री की। और ये जो डील हुई है इसमें भारत दूर दूर तक कहीं नहीं है। यूएई है, कतर है, पाकिस्तान है, अमेरिका और ईरान के बीच तो ये डील हो ही रही है, लेकिन भारत में कहीं शामिल नहीं है। भले ही आप G7 में जाएं या कहीं पर भी जाएं, अगर इंटरनेशनली आपकी जियोपॉलिटिकली आपकी अहमियत खत्म हो रही है तो ये बड़ा सवाल जरूर है। मेरे साथ बेहद खास मेहमान, वेस्ट एशिया मामलों के जानकार, स्टार वर्ल्ड मीडिया के एडिटर मोहम्मद अहमद काजमी साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं। काजमी साहब, बहुत इस्तकबाल, स्वागत आपका कार्यक्रम में। बुशरा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे एक बार फिर अपने प्लेटफॉर्म पर मौका दिया। जी काजमी साहब, क्या किस तरह से देख रहे हैं अब आप इसको, क्या माना जाए ये पीस डील अब हो गई है, क्या ये माना जाए जंग रुक गई है कंप्लीटली, क्या ये माना जाए कि अब ये पीस डील जो साइन वर्चुअली हो गई है फिजिकली होने जा रही है, तो अब ये जंग कंप्लीटली रुक गई है? और क्या इसका क्लियर विनर ईरान है अगर अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट खुद कह रही है, और इजराइल इसमें किस तरह से बाधा डाल सकता है, क्या कुछ कर सकता है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? जी,
देखिए, सबसे पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान ने 2 दिन पहले कहा कि इस MOU से इजराइल की नाराजगी साफ सबूत है कि ईरान जीत चुका है। अब दूसरी खबर, व्हाइट हाउस से अभी अभी खबर आई है कि इजराइल ने बाकायदा ऑफिशियल रिक्वेस्ट किया अमेरिका को कि इस MOU को रिव्यू करें, नजरसानी करें। अमेरिका ने उसको रिजेक्ट कर दिया। क्या अब से हफ्ते 2 हफ्ते पहले या महीने 2 महीने पहले ऐसा आप सोच भी सकते थे कि इजराइल कोई रिक्वेस्ट करे और अमेरिका रिजेक्ट करे? ये इस MOU का नतीजा है। इसके अलावा वो लेबनान के खिलाफ अभी पिछले तकरीबन 24 घंटे में 80 से ज़्यादा टाइम तक बार इजराइल ने सीज फायर वायलेट किया है लेबनान में, और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कह दिया है कि इस MOU के कोई मानी नहीं है अगर लेबनान पर हमले जारी रहते हैं। ये कोई हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ये उन्होंने इशारा कर दिया है। अब कितनी इंटरेस्टिंग बात है, ये बहुत ही मतलब चौंका देने वाली बात है, और जिसे पावर शिफ्ट जैसे कहते हैं उसे, इससे बड़ा इशारा क्या होगा कि अब अमेरिका जो हमेशा अपनी फॉरेन पॉलिसी में ये कहता रहा है, हर मिनट अपने गिरगिट की तरह से रंग बदलने को जस्टिफाई करता रहा है कि ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है। जब भी उसने पलटी मारी अपनी फॉरेन पॉलिसी में, हमारा नेशनल इंटरेस्ट जो है वो सुप्रीम है, हम उसके हिसाब से चलेंगे। अब नेशनल इंटरेस्ट अमेरिका का ईरान के साथ चलने में है, इजराइल के साथ चलने में नहीं है। तो ये कितना बड़ा शिफ्ट है, और इसको अब दुनिया कैसे हजम करेगी? हमारे भारतवर्ष के हमारे प्रधानमंत्री जी को कब समझ में आएगा कि दुनिया बदल चुकी है? डोनाल्ड ट्रंप बदल चुके, मोदी जी नहीं बदल रहे। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे देर से ज्यादा चम्मच गरम, जो एक मिसाल है ना, वो तकरीबन हमारी हालत वहां पहुंच गई है, हम अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे। तो इतनी बदलती दुनिया में अभी और बहुत सी चीजें देखने को मिलेंगी। ईरान की तरफ से बहुत क्लैरिटी है, हम जीत चुके हैं, वहां जश्न का माहौल है। हालांकि कुछ लोगों में ईरान में भी हल्की हल्की नाराजगी का इजहार किया है लोगों ने कि ये MOU ऐसा नहीं हुआ जितना हमें और बहुत कुछ मिल सकता था। लेकिन फिर भी मोहम्मद मरंडी जैसे लोग कह रहे हैं कि मेरी नज़र में ये ठीक है अगर इस पर पूरी तरह से अमल हो, लेकिन इस पर पूरी तरह से अमल होना, अमेरिका का टिके रहना बहुत मुश्किल है। और मैं दूसरी बात, मैं अपनी तरफ से ये बात कह रहा हूं कि ये जो एप्स्टीन गैंग जो है, एप्स्टीन गैंग से क्या अब खौफ खत्म हो जाएगा ट्रंप का? क्या अब नेतन्याहू की धमकियों में नेतन्याहू ने मिलने की कोशिश की है? फोन पे बात की तो उसमें इशारे आए कि वो मिलना चाहते हैं पर्सनली, लेकिन मिलने की कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिला। क्या वो फिर कोई एक तस्वीर उन्हें दिखाना चाहेंगे कि हम ये पब्लिक करने जा रहे हैं? ये आने वाले वक्त में पता चलेगा कि ट्रंप इस इम्तिहान में कामयाब होते हैं या नहीं। सबसे ज्यादा तो चर्चा हो रही है काज़मी साहब, वो है 28 लाख करोड़ रुपए देने की, कि ईरान को ये दिया जाएगा, 2 किस्तों में दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है, लेकिन उन शर्तों में जो सबसे इंपॉर्टेंट शर्तों में शुमार है, उनमें यह है कि जो नुकसान हुआ है ईरान का, उसकी भरपाई अमेरिका को करनी होगी। तो अमेरिका के 2 नुकसान, एक तो इजराइल के कहने पर उसने ये इलीगल वॉर छेड़ी जो उसकी वॉर थी ही नहीं, और इसीलिए पूरे अमेरिका में इसको लेकर नाराजगी, और इसलिए भी डोनाल्ड ट्रंप को लगातार 40 दिन के बाद वो बेचैन बेकरार नजर आए कि जंग किसी तरीके से खत्म हो जाए और उनको कोई टोकन मिल जाए कि वो दिखाते फिरें कि देखिए मैंने ये हासिल किया है। एक तरफ तो ये नुकसान कि आपने जंग में अपने लाखों करोड़ रुपए जो है वो आपने पूरी तरीके से आग लगा दी उनमें, और दूसरी तरफ अब आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा, आपको हर्जाना भी देना पड़ेगा। तो ये कितना इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है? और अगर ऐसा होता है तो इससे ज्यादा बेइज्जती की बात तो अमेरिका के लिए कुछ और होगी नहीं। यकीनी तौर पर हर्जाना तो देना पड़ेगा, जुर्माना देना पड़ेगा, भरपाई करनी पड़ेगी। लेकिन जिस तरह से आपने जिक्र किया कि हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल कामयाबी से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, अब सीरिया को जाना चाहिए। सीरिया का वो प्रेसिडेंट जिसे टेररिस्ट टर्न पॉलिटिशियन में उसे कहता हूं, जिस पर $1 करोड़ का इनाम था और उसको प्रेसिडेंट बनाया, उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? हिजबुल्लाह से कोई लड़ सकता है,
जब इजराइल और अमेरिका नहीं लड़ सके कामयाबी से, वो मुमकिन नहीं है। लेकिन जहां तक आपने हर्जाने की बात कही, ट्रंप बहुत होशियारी से एक काम करने वाले हैं जो आपको 2-4 दिन में, 1 हफ्ते में शायद सामने आ जाएगा। वो ईरान को कंपेंसेशन देने के लिए राजी होंगे, लेकिन खुद नहीं देंगे। वो इन अरब बेवकूफ मुल्कों से, जो गुलाम इनके मुल्क हैं, इनसे दिलवाएंगे। और जो पहली खबर आई थी कि हवाई जहाज भर करके $3 बिलियन तेहरान पहुंचाए गए हैं यूएई से, वो शायद पहली किस्त थी। हालांकि वो फ्रोजन एसेट्स हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हॉर्मुज़ पर कंट्रोल के बाद ये वो मुल्क जिन्होंने अमेरिका और इजराइल का साथ दिया, अपना हवाई स्पेस, अपने फौजी अड्डे, सब कुछ दे दिए इजराइल और अमेरिका को ईरान के खिलाफ, उन मुल्कों को ही इसका कंपेंसेशन देना होगा। ऐसा लगता है कि ट्रंप ऐसा माहौल बना देंगे और ये इनकार नहीं कर पाएंगे। ये ऐसे बेचारे गुलाम हैं कि अपने फैसले अब भी नहीं कर पा रहे हैं। तब्दीलियां बहुत आएंगी, तब्दीलियां एक्सेप्ट करते करते वक्त लगेगा। जी, क्या ये भी हो सकता है काज़मी साहब कि मैं एक और एक्सपर्ट से बात कर रही थी और उन्होंने ये कहा कि ये हो सकता है कि अमेरिका और ईरान के फ्रंट पर जंग रुक जाए और ये यहीं पर ही पॉज हो जाए, और लेकिन दूर से तबाही का नज़ारा अमेरिका बैठ के देखे और इजराइल इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाए, तो एक जो जंग का मुहाज है वो बंद हो जाए, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल और ईरान के बीच में डायरेक्टली अलग से शुरू हो जाए। हालांकि इसमें यह बात भी है कि अमेरिका के बगैर इजराइल कुछ भी नहीं है, लेकिन इजराइल जिस तरह से डेस्परेट है, वहां की आवाम भी यही चाहती है, बेन गीवर से लेकर सब जो है जिस तरह के जहरीला बयान वो दे रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है इसमें किसी तरह की आप सच्चाई या आप कोई पॉसिबिलिटी होती देख रहे हैं? जी देखिए, वो पॉसिबिलिटी है, और वो जिस तरह से कहते हैं ना कि कॉर्नर करते करते इजराइल, यानी इजराइल को कॉर्नर करते करते वहां ले जाएगा ईरान, के अब उसे अकेले ईरान का सामना करना पड़ेगा। और मैं इसकी मिसाल देता हूं, जब रेड सी में बंद किया यमन के हूथी अंसारुल्लाह ने, और जब टकराव हुआ अमेरिका के साथ, तो अमेरिका को यमन से एग्रीमेंट करके वहां से फरार होना पड़ा था। तो ये एक एक जगह अगर इजराइल ने वो एडवेंचर किया, ईरान के खिलाफ लड़ाई छेड़ी, तो इस बार बहुत ही बेहतरीन मौका मिलेगा ईरान को इजराइल के खिलाफ लड़ने का। और ईरान तो इसका ख्वाब देख रहा है बहुत अरसे पहले से कि ये इजराइल को ख़त्म करना है, और ये नासूर है इस इलाके का, और इसका खात्मा बहुत ज़रूरी है, उसको उखाड़ फेंकना ज़रूरी है। अगर अमेरिका इजराइल के साथ ना रहे हकीकत में, तो एक हफ्ते का भी काम नहीं है इजराइल को ख़त्म करना ईरान के लिए। और मुझे लगता है कि हर बार ईरान ने हमले का इंतजार किया, जवाबी कार्रवाई उतनी की है जिसे देसी जबान में कहा जाए शेर के बदले 5 शेर, तकरीबन उस तरह से हमले किए हैं जो रिसेंट जवाबी हमले हुए हैं। तो ईरान तो वो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के तौर पर इस्तेमाल करेगा अगर इजराइल ने ऐसा किया। जी बिल्कुल, और शायद वहाँ की आवाम भी यही चाहती है। मैं देख रही थी कि यमन में 10 लाख लोग ईरान के फेवर में वो सड़कों पर निकले हैं और ईरान के फेवर में उन्होंने नारेबाजी जो है वो की है, और 10 लाख लोग सोचिए आप सड़कों पर निकले हैं। तो ईरान अब एक तरह से उन सुपर पावर्स की जो लिस्ट है उसमें शुमार हो गया है। सोचिए जंग से पहले क्या था और जंग के बाद क्या हुआ है। जंग से पहले अमेरिका इजराइल सोच रहा था तबाह बर्बाद कर देंगे हम ईरान को, और हम इस पूरे जीसीसी का दादा हम बन जाएंगे, यहाँ पर हमारा एकाधिकार होगा और इजराइल का वो ख्वाब जो है वो पूरा हो जाएगा, जिसके लिए वो सालों से हर यूएस के प्रेसिडेंट को कन्विंस करता रहा, और आखिरकार उसने डोनाल्ड ट्रंप को कन्विंस किया और डोनाल्ड ट्रंप ने मुंह की खाई। और शायद अब आइंदा कोई और यूएस का प्रेसिडेंट जो है इसमें शामिल नहीं होगा, क्योंकि उनको पता है कि हमें पता नहीं है, उनको इस सब के बाद भी पता नहीं है कि अभी भी ईरान के पास किस तरह के और हथियार मौजूद हैं। चीन ने एक इंपॉर्टेंट बात कही है। चीन ने कहा है, चीन के विदेश मंत्री ने कहा है कि ये जो डील है वो इम्पोर्टेंट है, ये जो हुई है, लेकिन इस पर बहुत कॉशियस रहने की जरूरत है, क्योंकि ये पहला मरहला है
और पहले मरहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले फेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेकंड फेज। क्या उसमें बात वो उन 60 दिन की कर रहे हैं? क्योंकि उन 60 दिनों में बहुत कुछ तय होना है काज़मी साहब, कि कैसे ये पूरा एमओयू जो है वो हकीकत में आना है, और 60 दिन में बहुत सारी चीजों को जांचा परखा जाएगा, खासतौर पर जो न्यूक्लियर प्रोग्राम और यूरेनियम है उस पर सबकी निगाहें कि उस पर ईरान क्या कुछ करेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं शुरू में ये बता दूं कि वो जो लोग अमेरिका को, ईरान को कमजोर समझ रहे थे इस जंग से पहले, वो एक लंबे प्रोपेगेंडे के नतीजे में ऐसा समझ रहे थे। मैं तो बहुत पहले से इस बात पे यकीन था कि ईरान को मौका मिलेगा तो वो अपनी ताकत दिखाएगा। तो वो जो 47 साल से ईरान के खिलाफ नेगेटिव प्रोपेगेंडा, उसकी तरक्कियों की खबरें ना छापना, ये जो मीडिया के जरिए नैरेटिव बनाया गया, मैं समझता हूँ ये झूठ बोलने वाले अपने ही जाल में फंस गए। यानी ये झूठ बोलने वाले, झूठ बुलवाने वाले, ये हुकूमतें, इनके ये मीडिया, तो ईरान की हकीकत नहीं बताई गई थी। अब लोगों को दुनिया में महसूस हो रहा है कि ईरान की हकीकत क्या है। दूसरी बात ये कि अगर अमेरिका इससे पीछे हट जाता है और इजराइल को तनहा छोड़ देता है तो ये बहुत ही बेहतरीन मौका होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ स्पेकुलेशंस हो रही हैं ऐसी कि शायद ईरान कहीं और साथ साथ जो आपने बताया कि इस पर इम्प्लीमेंटेशन बहुत मुश्किल होगा, ये यकीनी तौर पर अमेरिका की हुकूमत के अंदर, खुद व्हाइट हाउस में जारेड कुशनर, उनके दामाद विटकॉफ, खुद मार्को रूबियो, और एक ज़ायनिस्ट लॉबी भरी पड़ी है व्हाइट हाउस के अंदर। न सिर्फ व्हाइट हाउस के अंदर बल्कि पिछले दिनों पेंटागन ने एक रिपोर्ट जारी की थी कि मोसाद की एक्टिविटीज की वजह से हमारा मतलब वो क्रिटिकल लेवल पर खतरा इजराइल की खुफिया कार्रवाइयों के बारे में वहां किया गया था। तो पूरे अमेरिका को खतरा है इजरायली लॉबी से। और इस वक्त में जबकि इजराइल अपने आप को जख्मी महसूस कर रहा है कि अमेरिका ने उस तफसील से आगाह नहीं रखा जो डील ईरान के साथ बातचीत हो रही थी, तो ये जख्मी ज़ायनिस्ट लॉबी, जिसे वहाँ पर इजरायली लॉबी या ज़ायनिस्ट लॉबी कहा जाता है, वो एपेक खास तौर पर वो ज़रूर कोशिश करेंगे इसको डीरेल करने की, पटरी से उतारने की। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ट्रंप का इम्तहान है। ट्रंप एक तरफ, मुझे वो याद आ रहा है, स्टीव विटकॉफ ने एक बार कहा था कुछ महीने पहले कि डोनाल्ड ट्रंप पहले ऐसे प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के जो अमेरिका के प्रेसिडेंट भी हैं और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर भी हैं। यानी इतनी नजदीकियां बताई गई थी। लेकिन अब इजराइल की अपील रिजेक्ट हुई है व्हाइट हाउस में। बड़ी तब्दीली है। इस तब्दीली को सब लोग बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे ऐसा नहीं लगता, रुकावटें आएंगी। लेकिन जितना ईरान ने जोरदार जवाब दिया है, जब तक ट्रंप को वो जवाब याद रहेगा कि उनके सारे फौजी अड्डे तबाह कर दिए गए, हॉर्मुज़ पर कंट्रोल हो चुका है, ज़माना बदल चुका है, वो रियलिज्म अगर ट्रंप के अंदर रही तो शायद वो अपना रास्ता ना भटके। जी, लास्ट मेरा क्वेश्चन वेरी क्विकली, काज़मी साहब की G7 समिट चल रही है, वो हम देख रहे हैं, लेकिन इस सबके बीच जो इम्पोर्टेंट रोल निभाया है इस पूरी पीस डील में वो है पाकिस्तान। शहबाज शरीफ का ट्वीट आया पीस डील के बारे में, उन्होंने बताया, उसमें उन्होंने लेबनान का भी जिक्र किया। इसमें कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूएई, कतर, सऊदी अरब ये भी शामिल है। दूसरी तरफ इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो चाइना और रशिया भी इधर से ईरान के साथ हैं। हालांकि सीधे तौर पर डील में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक पोजिशनिंग है। और इसके बारे में थैंक यू, क्योंकि चाइना और रशिया का भी किया था डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये पीस डील हुई थी, तो यानी कि इनडायरेक्टली वो मैसेज भी दे रहे हैं कि हमें पता है कि आप उनके साथ थे। भारत कहाँ है? भारत को ऐसा लग रहा है कि किधर भी नहीं है। यानी कि उसके पड़ोसी जो है नेपाल, बांग्लादेश और ये सब भी अगर उसको आंखें दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान की पोजीशन जो है अगर मजबूत हो रही है तो एक बहुत बड़ा कंसर्न है भारतीयों के लिए कि आखिर ये क्या हो रहा है। और भारतीयों के लिए कंसर्न है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भारत की जो सरकार है वो पूरी तरीके से जिस तरफ खड़ी हुई है वो आइडियोलॉजिकली भी वहां से अलाइन फील करती है, और शायद कुछ ऐसी मजबूरियां हैं या कुछ ऐसे राज हैं जिसकी वजह से वो चाहते ना चाहते भी उधर ही खड़े हैं। जी, मुझे बहुत ही अजीब सा कंपैरिजन मेरे जहन में आया जब आप सवाल कर रही थी। जैसे कि व्हाइट हाउस में इजराइल लॉबी मौजूद है,
क्या हमारी हुकूमत में भी कहीं इजरायली लॉबी काम कर रही है? पिछले दिनों एक फिलिस्तीनी एक एनजीओ रजब फाउंडेशन जो है, उसने हिंद रजब फाउंडेशन, उसने बाकायदा कहा था कि इजराइल से कातिल फौजी यहाँ हिमाचल प्रदेश में आकर के रेस्ट कर रहे हैं, इनको अरेस्ट किया जाए। तो क्या हमारे यहाँ हमारी हुकूमत में भी ज़ायनिस्ट लॉबी इतनी मजबूत हो चुकी है कि मोदी जी को अपना रास्ता नहीं बदलने दे रही? एक और बीच में इशारा आया, आरएसएस के एक जिम्मेदार ने कहा कि हमें पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। शायद कुछ सेन और मुनासिब किस्म के लोग कहीं हैं जो इसका इशारा कर रहे हैं, मशवरे दे रहे हैं। पाकिस्तान या कोई भी मुल्क, देखिए ये पाकिस्तान एक हकीकत है, एक पड़ोसी है। वाजपेयी जी कहा करते थे कि हम पड़ोसी नहीं बदल सकते, दुश्मन बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो जब तक वो रियलिज्म नहीं आएगी, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हावी नहीं रहेगी इंटरनेशनल अफेयर्स में, तब तक मुझे लगता है नहीं रहनी चाहिए। अगर ये हावी रहेगी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, अगर मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना है तो पाकिस्तान के खिलाफ भी करना है, और उसमें हम खुद उलझते चले जाएं, हमारे नेशनल इंटरेस्ट उसमें दाव पे लगते चले आएं, मुझे लगता है कि हमारी सरकार को गौर करना होगा। और भारत के लिए क्या अच्छा है, नेशनल इंटरेस्ट, अगर कोई अमेरिका फर्स्ट या इजराइल फर्स्ट कहता है, हमें भी इंडिया फर्स्ट कहना चाहिए और उसी के हिसाब से कुछ फैसले लेने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जी बिल्कुल, देखना आगे बहुत ज़रूरी होगा, इम्पोर्टेंट होगा कि कैसे तमाम चीज़ें आगे अनफोल्ड होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया काज़मी साहब आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, वक्त देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।